अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और क्लास बीकॉम पार्ट 1, जिसके अंदर टॉपिक है इन्वेंटरी वैल्यूएशन, और बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर टॉपिक है इन्वेंटरी, मटेरियल इन्वेंटरी। सेम बेसिक अभी चल रही है। हमने बेसिक से रिलेटेड क्या क्या बातें सीखी? बेसिक से रिलेटेड हमने सिस्टम सीखे, पीरियोडिक सिस्टम क्या होता है, परपेचुअल सिस्टम क्या होता है, और फीफो, लीफो और एवरेज पीरियोडिक में भी सीख लिए, परपेचुअल में भी सीख लिए। ठीक है, ये तीनों मेथड पीरियोडिक सिस्टम में भी आते हैं, परपेचुअल सिस्टम में भी आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमने सीख लिए। ये बीकॉम पार्ट 1 में भी और कॉस्ट अकाउंटिंग के मटेरियल इन्वेंटरी बीकॉम फाइनल के अंदर भी सेम था। फिर मैंने कुछ आपको बताया था, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अदर मेथड्स भी होते हैं, जैसे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ग्रॉस प्रॉफिट, रिटेल प्राइस, लॉ ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ये 4 मेथड तो ऐसे हैं जो पेपर में आए हुए हैं। सही। इसके अलावा मैंने बताया था कि मैंने और मुख्तलिफ किताबों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। बेस स्टॉक मेथड है, हीफो है, नीफो है, ये वाले मेथड्स वगैरह जो थे बहुत मतलब पेपर्स वगैरह में कहीं पर भी कहीं नहीं आए। ये बस एक आध किसी किताब के अंदर मैंने जैसे नीफो पाकिस्तानी राइटर की किताब के अंदर पढ़े, इसके अलावा कहीं किसी ने भी दुनिया की किताब में नहीं लिखे हुए। ठीक है, तो वो मेथड सिर्फ मैंने आपको ऐसी वो बता दिए ताकि अगर आपको पढ़ने का दिल चाहे तो किताब से पढ़ने, वरना कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, रिटेल प्राइस, ग्रॉस प्रॉफिट, लॉ ऑफ कॉस्ट और यानी एलसीएम के नाम से भी आता है, तो ये मेथड्स आते हैं, तो ये एटलीस्ट हमें आने चाहिए। अब इसके लिए सिस्टम की कोई बात नहीं, भले वो पीरियोडिक सिस्टम हो या परपेचुअल सिस्टम, कोई सा भी सिस्टम हो, ऊपर कुछ भी लिखा हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका अपना एक तरीक़ेकार है, इसी तरीके से फॉलो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक नाम से ही जाहिर है, सही। मेथड क्या है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। नंबर कौन सा है इसका? फीफो, लीफो और एवरेज। हमने 3 करे थे, अब समझो ये चौथा मेथड है। यहाँ से नजर आ रहा है, यहाँ। ठीक, नंबर 4 स्पेसिफिक specific identification method। सही, टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, बाकायदा सवाल के अंदर स्पेसिफिक कर देता, आइडेंटिफाई कर देता है स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को, कि इस ट्रांजैक्शन में इतने यूनिट्स बचे हैं, इस ट्रांजैक्शन में इतने यूनिट्स, इस डेट में इतने यूनिट्स, इस डेट में इतने, बस वहां से कैलकुलेट करो, एंडिंग इन्वेंटरी। आसान है ना एंडिंग इन्वेंटरी निकालना? किस तरीके, तो मैं एक छोटा सा सवाल बनाकर फिर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं क्वेश्चन ड्रॉ, ठीक है, नजर आ रहा क्वेश्चन। फर्स्ट करो एक ही महीने का डेटा लेना है, 2020 जनवरी की 1 को हमारे पास ओपनिंग पड़ी है, यानी इन्वेंट्री पड़ी हुई है 100 यूनिट है, और एक कितने का है? 10 रुपये का। ठीक है, और टोटल कितने हो गए? 12। फिर उसके बाद 5 तारीख को हमने परचेज किया है, कितने? 50 यूनिट खरीदे, 30 वाले, और 10 तारीख को फिर परचेज किए हैं 100 यूनिट 30 वाले, फिर 20 तारीख को सोल्ड कर दिए हमने 70 यूनिट 150 के हिसाब से। फिर 25 को फिर परचेज करें हमने
50 यूनिट, 40 रुपए वाले वगैरह वगैरह, इस टाइप का ये टोटल सवाल इसी तरीके का होगा। ठीक है, अब सवाल के अंदर जब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड होगा उसमें स्पेसिफिक कर देगा ट्रांजैक्शन को, ये ट्रांजैक्शन और इतने इतने यूनिट्स। अब मिसाल के तौर पर हमें ये देखना है कि एंड के अंदर सवाल के अंदर हम रिक्वायरमेंट पे लिखा होगा रिक्वायर्ड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अब उसके रिक्वायर्ड के अंदर क्या है, पहला पॉइंट एंडिंग यूनिट्स, सही। अच्छा, ये और भी बड़ा सवाल हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन दी, यानी सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन। ये कुछ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन, सही, बाकी डेटा कुछ गिवन है। मिसाल के ऊपर एंडिंग इन्वेंटरी उसने बता दिया कितने 150 यूनिट है एंडिंग इन्वेंटरी में, कुछ उसने बता दिया, या हमें कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे, या टोटल पहले ओपनिंग में इतने यूनिट से टोटल इतने खरीदे, इतने बिक चुके हैं, तो एंड में कितने बचे, ये बचे। इस तरह हम एंडिंग निकाल लेते हैं। लेकिन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में तो वो खुद नहीं बता रहा होगा इस डेट में इतने यूनिट्स, इस डेट में इतने यूनिट्स, इस डेट में इतने यूनिट्स, और वो सबको भी जमा करोगे तो वो यूनिट्स एंडिंग ही यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक कर देगा और आसान कर देगा। कैसे, तो जैसा पहली चीज उसने बता दी क्या कि जनवरी फर्स्ट के अंदर 10 यूनिट्स, सही, और 10 के अंदर 50 यूनिट्स हैं, और 25 के अंदर इसके अंदर है 10 है, 10 के अंदर 80 यूनिट है, सही। जनवरी की पहली के अंदर 50 यूनिट है, और जनवरी की 10 के अंदर 80 यूनिट है, और जनवरी की 25 में 20 यूनिट है। अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल कितना हो रहा है, 8 5 13 14 15, 150 यूनिट बन रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से सवाल की रिक्वायरमेंट के अंदर बाकायदा डिटेल मौजूद होगी कि इस डेट में इतने इतने यूनिट्स मौजूद हैं। तो उसने बता दिया इस तारीख में इतने यूनिट्स हैं, इस तारीख में इतने यूनिट्स हैं, इस तारीख में इतने यूनिट्स हैं। उन सब यूनिट्स को जमा करो तो वही एंडिंग इन्वेंटरी के यूनिट्स ही आते हैं। ठीक है, अब बस आपने कैलकुलेट क्या करना है, इस मेथड के अंदर सिंपल एक काम करना है। जब आप ये लिखेंगे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के जरिए क्या निकालना है, एंडिंग इन्वेंटरी। ठीक है, तो आपने हेडिंग डाली, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एंडिंग, सही। क्या निकाल रहे हैं, एंडिंग इन्वेंटरी की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब एंडिंग इन्वेंटरी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उस डेट मेंशन की गई, क्या है 2023 जैन की फर्स्ट को 50 यूनिट, तो जैन की फर्स्ट को 50 यूनिट है, तो जैन की फर्स्ट को 50 यूनिट और एक कितने का, 10 रुपए का, तो लिहाजा मल्टीप्लाई बाय 10, बस ये काम है। 10 जनवरी कितने यूनिट्स हैं, 80 यूनिट्स,
तो 10 जनवरी को 80 यूनिट है, तो 10 जनवरी को 80 यूनिट पर यूनिट कितने का था? 30 रुपए मल्टीप्लाई बाय 30। उसके बाद 25 जनवरी को कितने? 20 यूनिट, 20 यूनिट, और 25 जनवरी का पर यूनिट कितने का? 40 रुपए का मल्टीप्लाई बाय 40। बस ये। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करें, ये कितना हो गया? 500। ये कितना हो गया? कैलकुलेट कर लो कितना हो गया? $3,700। ये आ गई आपकी बात एंडिंग इन्वेंटरी कॉस्ट। तो आसान सवाल है ना, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। तो क्या करेगा वो? हर ट्रांसैक्शन को स्पेसिफिक करेगा, इसमें इसमें इसमें, तो बस उसी में से ढूंढना और ये बता देगा उसमें से कितने यूनिट, तो उसी में से उतने उतने यूनिट्स आप ले लें और ट्रांसैक्शन के अंदर पढ़ रहे यूनिट कितने का था। ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। कोई इशू था इसमें? कुछ भी जो उसने स्पेसिफिक किया था ट्रांसैक्शन 1, 10 और 25, तो हमने 1, 10 और 25 ही वाले का पर यूनिट उठाया और यूनिट्स को दे रहा हूँ, इतने यूनिट्स इतने यूनिट्स और वो उतने यूनिट्स को जो एंडिंग इन्वेंटरी के यूनिट्स अगर मैं इसमें कैलकुलेट करूँ तो ये 150 यूनिट आ रहा है। ठीक है, ये आ गई कॉस्ट ऑफ एंडिंग। ओके, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं, डन हो गया। नेक्स्ट मेथड की तरफ चले। इसको कॉपी करो स्क्रीनशॉट लेके कि अच्छा इस तरीके का सवाल होगा, इस तरीके का सवाल होगा तो इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, अब हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। और नंबर 5 है ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। ये हर मेथड के अंदर स्पेसिफिक हो, ग्रॉस प्रॉफिट हो, रिटेल प्राइस हो या लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट हो, सब में बेसिकली काम क्या करना होता है? एंडिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट। पूरे सवाल के अंदर ही उसूल क्या है? एंडिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट। वो बात है, बात तो कभी कुछ मांग लेता है, कभी कुछ मांग लेता है, लेकिन उसूल ये भी है। तो अब है ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। अब इसके अंदर सवाल किस शक्ल का हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा सवाल मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, नजर आ रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर क्या है? फर्स्ट करें इन्वेंटरी पड़ी हुई कुछ, इन्वेंटरी का मतलब ओपनिंग। ओपनिंग कितनी? मिसाल के तौर पर 10,000 ओपनिंग। ठीक है, उसके बाद परचेजेस हमने कितना खरीदा? फर्स्ट कर लिया 60 का हमने खरीदा। सही, मेरे पास ओपनिंग में कितने का पड़ा हुआ था? 10 का, और खरीदा कितने का? 60। अब ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हमारे पास और मजीद क्या क्या चीजें दी जा सकती हैं सवाल के अंदर?
जी, तो अब आगे सवाल प्रोसीड कर लेते हैं। क्या करें, हमने इन्वेंट्री लिखी है 10,000 रुपये, ठीक है, परचेज कर लिए हैं 60,000, बल्कि इसको होल नंबर कर लो 1 लाख। कैलकुलेशन करते हुए जरा प्लस माइनस करते हुए ऐसा नहीं, ये नज़र आ रहा है या रोशनी की वजह से सेट है मेरे पास, सही। तो ये इन्वेंट्री कितनी है 10,000, परचेज कितने का किया 1 लाख का, और सवाल में क्या गिवन होगा इस मैथड के अंदर, सेल गिवन होगी, हमने सेल्स कर दी 1.5 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होगी, सही। कितना ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 40%, सही। ये रेट गिवन होगा सवाल, ये चीजें हमारे पास उसूली तौर पर मिलेंगी इस सवाल के अंदर, ठीक है। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है, सिंपल आप क्या काम करेंगे, आपने बोला यार मेरे पास मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट मालूम करना कि मेरे पास एंड में कितने का माल बचा। इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या है कि मेरे पास पहले से माल इतना है, खरीद के इतना लाया, बेचा इतने का, ये प्रॉफिट का रेट था, बस। तो ये मेन चीज़ों से, 4 चीज़ों की वजह से हम कैलकुलेट कैसे करें, हमने बोला मेरे पास ओपनिंग कितनी है, यानी इन्वेंट्री कितनी है 10,000। अब इसमें अगर मैं ऐड करा दूं क्या चीज, जो मैं खरीद के लाया, परचेजेस वो कितने का माल है 1 लाख का, ऐसे तो कुल मिला के मेरे पास कितने का माल है इस वक्त टोटल 1,10,000। ये आ गया क्या चीज, गुड्स अवेलेबल, है ना, अवेलेबल फॉर सेल्स, ऐसे ही आता है ना, ओपनिंग प्लस परचेज अवेलेबल है। फिर इसमें से उसूल क्या है, एंडिंग को लेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। यही पढ़ा है ना हमेशा से, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, बीकॉम पार्ट में, फिर आगे की। तो अगर अवेलेबल में से एंडिंग लेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। तो अगर मैं कॉस्ट को लेस कर दूं तो एंडिंग आएगी, बस ये इतना सा सवाल है। आई रिपीट, ओपनिंग के अंदर परचेज जमा करा तो क्या चीज आ गई, अवेलेबल। अवेलेबल में से एंडिंग इन्वेंट्री लेस करते हैं तो क्या आ जाती है, कॉस्ट। तो अगर मैं कॉस्ट लेस कर दूं तो क्या आ जाएगी, एंडिंग इन्वेंट्री। तो सिंपल इज दैट, अगर मैं इसमें से लेस करा दूं क्या चीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। और वो कैसे निकालेंगे, इस डेटा से। डेटा में सेल कितनी है 1.5 लाख दी गई, डेटा के अंदर सेल कितनी है 1,50,000 और इसके अंदर प्रॉफिट कितना है, तो देखो प्रॉफिट कितना है 40% ग्रॉस प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितनी परसेंट हुई खुद ही कैलकुलेट करो। सेल किया था 1.5 लाख का, जिसमें 40% आपका प्रॉफिट है, तो आपकी कॉस्ट कितने परसेंट हुई, 60%। तो बस इसका डायरेक्ट 60% निकालो। अगर इसका 60% निकालो कितना है 90, कैलकुलेट कर लो, इसका 60% निकालो 90,000। तो 90 कर दो कितना है 20,000। ये आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। खत्म सवाल, क्लियर हो गया। तो मुझे पैकेट दिख जाए, ओपनिंग होगी, परचेज होगी, सेल होगी और रेट के मेन 4 चीज होगी। आपने क्या करना है, वही ओपनिंग प्लस परचेज जमा करा, क्या क्या अवेलेबल। अब उसूल क्या हो रहा है, अवेलेबल में से हम क्या लेस करते हैं नॉर्मली, जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो अवेलेबल में से एंडिंग लेस करते हैं तो कॉस्ट आ जाती है। तो अगर हम कॉस्ट को लेस करते हैं तो एंडिंग आ जाएगी। इस रूल को फॉलो करें। और कॉस्ट कैसे निकालें, वो इस रेट की मदद से निकालें कि आपको सेल गिवन होगी सवाल में, सेल है 1.5 लाख और उसका रेट प्रॉफिट का कितना है 40%। जब इसमें 40% प्रॉफिट है तो खुद सोच लो क्या नाम है, कॉस्ट कितने परसेंट हुई 60%। कुल मिला के 100% होता है ना, यानी ये सेल हमारे लिए कितने परसेंट होगी 100, जिसमें से 40% प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितने परसेंट हुई 60%।
60% तो इसी का 60% निकाल दिया, लेस कर दिया, अभी खत्म कर दिया। ठीक है, बस ये मेथड खत्म हो गया यहाँ पर। अब इसके अंदर कुछ एहतियात हो। एहतियात क्या है? ओपनिंग में कोई एहतियात, परचेज। अब परचेज के अंदर इसके अंदर मुख्तलिफ लवाजमात हो सकते हैं। क्या लवाजमात हो सकते हैं इस सवाल में? अगर इसके अंदर 3 चीजें हो सकती हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट या ट्रांसपोर्टेशन इन। सही है, ये 3 बातें हो सकती हैं इसी सवाल के अंदर। तो अगर परचेज के अंदर परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट या ट्रांसपोर्टेशन इन टाइप की कोई चीजें थी तो क्या करेंगे? परचेजेस में से परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट माइनस हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन इन ऐड हो जाएगा, तो नेट परचेज डिलीवर्ड कॉस्ट आ जाएगा। परचेज के अंदर से परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट लेस होगा तो नेट परचेज, उसमें ट्रांसपोर्टेशन इन जमा होगा तो डिलीवर्ड कॉस्ट ऑन परचेज, और वही ओपनिंग में जमा हो जाएगी। गर्ज ये कि ये दोनों, ये तीनों जो है परचेजेस में प्लस माइनस होंगे। परचेजेस के अंदर परचेज रिटर्न और डिस्काउंट लेस हो जाएंगे और ट्रांसपोर्टेशन इसमें ऐड हो जाएगा, और फिर ओपनिंग में जमा करेंगे तो अवेलेबल आ जाएगा। और फिर क्या करें? सेल का इतने % हमारे पास रेट है, डिस्काउंट वगैरह, इसमें भी कहानी की जा सकती है सवाल। जैसे सेल है तो सेल के अंदर भी ये 3 बातें गिवन, 3 तो नहीं 2 बातें गिवन हो सकती हैं। कौन कौन सी? सेल्स रिटर्न भी हो सकता है और सेल डिस्काउंट भी हो सकता है। सही है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अगर सेल रिटर्न या सेल डिस्काउंट होगा तो उसका क्या काम होगा? ये जो सेल है 1.5 लाख, इसमें से सेल रिटर्न या सेल डिस्काउंट माइनस कर दिया जाएगा, तो हमारे पास नेट आ जाएगी, नेट सेल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी? नेट सेल्स। तो ये इस तरीके का सवाल बनाया जा सकता है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। क्लियर? और उस नेट, अच्छा अब एक सवाल ये पैदा होता है, जो रेट गिवन होगा 40% सेल का या 60% सेल का हमारे पास प्रॉफिट होगा, तो वो 60% या 40%, हम जैसे यहाँ 40% होगा तो अब कॉस्ट कितनी है? 60%। तो 60% किस चीज के ऊपर अप्लाई करें? सेल के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा 1.5 लाख, या अगर ये सवाल में गिवन हो तो ये माइनस करके जो नेट सेल आएगी उसके ऊपर अप्लाई होगा। आगे ना 2 सवाल दिमाग में, या किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए। तो ये सवाल के अंदर मेंशन होना चाहिए। सही, ये रेट जो होगा सवाल के ऊपर मेंशन होना चाहिए कि ये रेट किसके ऊपर है। मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है ये सेल के ऊपर होगा, नेट के ऊपर नहीं होगा। सही, जो भी हमारी सेल होगी उसका इतने % हमारा प्रॉफिट है, वरना तो नेट के ऊपर होना चाहिए। किसके ऊपर होना चाहिए? नेट। रिटर्न और डिस्काउंट सब कुछ हटा दो और बाकी उसका हमारा इतने % प्रॉफिट है, तो नेट सेल के ऊपर ये रेट लगना चाहिए। ठीक है, वरना इतनी चीजें एक साथ सवाल में कभी आती हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं इस वजह से डिस्कस कर रहा हूं ताकि कोई सवाल दिमाग में रहना चाहिए। अगर ये आ जाए तो फिर वो रेट किसके ऊपर लगाया जाएगा? बताओ, बिफोर डिडक्शन ऑफ रिटर्न और डिस्काउंट या आफ्टर? आफ्टर लगाया जाएगा, यानी नेट सेल के फिगर के ऊपर वो अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब जो असल में सेल जो है वो ये वाली, इसका इतने % प्रॉफिट होगा, ऊपर वाली सेल का नहीं। अनटिल फिर वो लिख के दे। ठीक है भाई, ये भी मसला हल हो गया। तो ये 2 मेथड हमारे पास हो गए, क्रॉस प्रॉफिट भी कर लिया। ठीक है, फिर लास्ट मेथड होगा रिटेल प्राइस, वो भी किसी से मिलता जुलता होगा। यहाँ तक ओके की रिपोर्ट होगी, डन होगी। अल्लाह हाफिज़।